अब आइए नेक्स्ट हेडिंग पे स्विच करते हैं, दिस इज द डिबेट एंड द डिस्कशन अराउंड द प्रियम्बल। प्रियम्बल के से रिलेटेड क्या क्या डिबेट चल रहा था, द डिफरेंट डिबेट्स एंड द डिस्कशन रिलेटेड टू प्रियम्बल। ठीक है, नाउ डिबेट या फिर डिस्कशन, डिबेट एंड डिस्कशन क्या है वो देखिए। फर्स्ट डिबेट है, डिबेट में हमने 3 लिखा था, वन इज वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, सेकेंड वेदर इट कैन बी अमेंडेड और नॉट, और थर्ड वेदर इट कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंटरप्रेटेड इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्रियम्बल और नॉट। तो पहला चीज़ को डिस्कस करते हैं, वेदर इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस लुक एट दिस। सी, जब 1950 में हमारा प्रियम्बल बना, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में हमने बनाया, एंड द वेरी लास्ट डॉक्यूमेंट वॉज द प्रियम्बल टू बी मेड। जैसे प्रियम्बल बना दिया उसी टाइम 1950 से देयर वाज अ क्वेश्चन, प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। भले ही वो उस बुक में डाला हुआ है, लेकिन उसे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, दिस वॉज द क्वेश्चन राइट फ्रॉम द वेरी अर्ली, राइट। ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा इन द ईयर 1960, 1960 में। 1960 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन पहुंचा कि व्हाट डू यू थिंक whether preamble is the part of the constitution or not, and this question was in a very popular case called Ray Baru versus Berry Baru versus Union of India। ठीक है, रे बेरी बारू versus यूनियन ऑफ सॉरी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस, दिस इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस। ठीक है, रे बेरूबरी वर्सेस बेरूबरी यूनियन, ये बेरूबरी बेसिकली यूनियन है। ठीक है, बेरूबरी यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस। रे का मतलब रेफरेंस केस था, प्रेसिडेंट ने रेफर किया था सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस, इसलिए रे का मतलब होता है रेफरेंस केस, एंड बेरी बारू यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस है। बेरू बारी है ना उसका नाम, सॉरी इट्स बेरू बारी, सॉरी बेरूबारी यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस, बेरूबारी। ठीक है, नहीं ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास गया था मैटर, लेकिन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के अगेंस्ट का ये केस है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा, केस का टाइटल क्या है, बेरूबारी यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस, और क्योंकि ये रेफरेंस केस है इसके लिए रे लिखते हैं। ठीक है, नाउ अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जजमेंट क्या दिया, सिंपली कहा कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टली 1960 में इसने बोल दिया कि इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा गया क्यों भाई, व्हाई डू यू थिंक दैट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसने कहा कि बेस्ड ऑन दिस इंटरप्रिटेशन इज बेस्ड ऑन, ये जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है इज बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंस ऑफ यूएसए। मतलब यूएसए में इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए व्हाट इज द केस, यूएसए का कहानी देखिए, इन यूएसए देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ प्रियम्बल, बट यूएसए में प्रियम्बल इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दे डू नॉट कंसिडर द प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड व्हाई इज इट सो, बिकॉज दे से दैट only that section will be regarded as a constitution or the part of the constitution which contains independent idea या some independent ideas या value, but preamble in itself do not hold any independent idea, it is just the summary of the idea which are already mentioned in the constitution। तो उन्हीं ideas का ये summary है, ये independent खुद का तो इसका idea ही नहीं है, इसीलिए अमेरिका में उसको part of constitution नहीं माना जाता है। ठीक है, अब इंडिया में जब सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई हम दिमाग लगाएंगे ही नहीं वेदर इट इज़ पार्ट और नॉट पार्ट, वो छोड़ो, सीधा
क्योंकि हमने प्रियम्बल अमेरिका से बोरो किया, तो कहा जाता है कि जब आप कोई सामान कहीं से बोरो करोगे तो उसके पीछे की आइडिया, उसके पीछे की फिलोसॉफी भी आप बोरो कर रहे हो, ठीक है। तो फिर जब आप फिलोसॉफी बोरो कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वही बात हो गई जो उन लोग मानते हैं, बिकॉज दे डू नॉट कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई वॉट एवर रीजन। उसका क्या रीजन है मैं आपको बता दिया। इंडिया ने बोला हमें रीजन विजन से कोई लेना देना नहीं है, वी विल सिंपली से कि बिकॉज वी हैव बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम देयर, सो वॉट एवर इज द फिलोसॉफी दैट दे फॉलो, सेम इज द फिलोसॉफी दैट वी आर ऑल्सो सपोज टू फॉलो। दैट मीन्स वी हैव बोरोड द सेम फिलोसॉफी एंड गोइंग विद द सेम फिलोसॉफी इन इंडिया ऑल्सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो वो वहाँ का जो प्रेसिडेंस है, वहाँ पर जो फैसला हुआ और वहाँ पर जो मान्यता बन गई, उसी के बेसिस पे इंडिया में कहा गया कि इट इज़ नॉट दी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस वॉज सेड इन बेरूबारी यूनियन वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस इन 1960। क्लियर। तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 10 साल से जो डिस्कशन चल रहा है वेदर इट इज़ पार्ट और नॉट पार्ट, 1960 में क्लियर बोल दिया कि इट इज़ नॉट दी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के पास एक भयंकर सा केस आता है इन द ईयर 1973, ठीक है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया एंड दिस इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस सो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ये केस को हम डिटेल में फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो अभी के लिए इतना समझिए। 1973 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया, द केस का टाइटल है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट से फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया कि एक बार फिर से सोच के बताओ वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। आपने 1960 में मना तो कर दिया था, लेकिन 13 साल बाद आपके सामने फिर से वही क्वेश्चन आया, फिर से एक बार सोचो। और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने अर्लियर डिसीजन को ओवरटर्न किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट overturned its earlier decision या earlier verdict लिख देते हैं, earlier verdict, ठीक है। उसने जो पहले कहा था अपने वो स्टेटमेंट को इसने ओवरटर्न कर दिया, ठीक है। नाउ क्यों किया और क्या बोला वो देखिए। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स सेड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सिर्फ पार्ट नहीं भाई, ये तो पार्ट से भी थोड़ा और ज़्यादा, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, मतलब उसके इंपॉर्टेंस को और हाईलाइट कर रहा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट बियॉन्ड दैट इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंपॉर्टेंस को और हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस केस में हम अपने अर्लियर मिस्टेक को करेक्ट कर रहे हैं, वी करेक्ट आर अर्लियर मिस्टेक। Earlier mistake. What was the earlier mistake? Earlier mistake was कि we said that it is not the part of the constitution. और उसमें क्या मिस्टेक हो गया था, उस समय हम एक चीज़ को नोटिस करना भूल गए थे, वो ये था कि preamble is drafted by the constituent assembly. Anything which is made by the constituent assembly is constitution, right? In America, it is not made by the Constituent Assembly, but in India, preamble is made by the Constituent Assembly, and anything made by the Constituent Assembly is Constitution in itself, ठीक है। तो हम उसी बात को अब अपना करेक्शन कर रहे हैं, उस समय हमने नोटिस नहीं किया था, एंड हेंस इस बार कहा कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और रीज़न क्या दिया, रीज़न ये था कि बिकॉज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट assembly, ठीक है जी, it has been drafted by constituent assembly. This is the reason why Supreme Court overturned its earlier decision. Now it said that it is the part of the constitution because preamble is drafted by the constituent assembly, and remember anything which is drafted by the constituent assembly is constitution, ठीक है। उसको आप डिस्प्यूट कर ही नहीं सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये नाम में ही छुपा हुआ है, एक ऐसी असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनी है, तो अगर वो असेंबली कुछ बना रही है तो उसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन मानना ही पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए इस बार हम लोग कह रहे हैं कि हमसे वो जो मिस्टेक हुआ था कि हमने नोटिस नहीं किया था, उसी चीज़ को अब हम करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी।
और सिर्फ पार्ट नहीं है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को भी डिराइव किया और कहा कि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट बिकॉज प्रियम्बल कंटेन्स बेसिक स्ट्रक्चर, बिकॉज प्रियम्बल इन इट सेल्फ इज नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, बट उसके अंदर जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो प्रियम्बल कंटेन्स बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कंटेन्स बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है जी, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये वाला जो डिस्प्यूट था, ये डिस्प्यूट हो गया सेटल, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। सुप्रीम कोर्ट ने ये दो केस के साथ में ये मामला को सेटल कर दिया, ठीक है। In Berubari Union versus the state of West Bengal case, Supreme Court said that it is not a part of the constitution and this interpretation was based on the precedence of USA, ठीक है, US Supreme Court का precedence of US Supreme Court, ठीक है। Whereas later in the year 1973 in Keshwanand Bharti versus the state of Kerala case, Supreme Court overturned its earlier decision and it accepted that at that time it made a mistake. Now it is at the time to correct the mistake. Now, in this case, Supreme Court said that the preamble is a part of the Constitution and in fact it is an integral part of the Constitution. And the reason quoted was, saying that it is a part is because preamble is drafted by the Constituent Assembly. And anything which is drafted by the Constituent Assembly is a Constitution, ठीक है. And it is integral part because it contains the basic structure, ठीक है जी, clear, done. अब आइए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं. Now, whether it can be amended or not, इसकी amendability का question. Next debate है. So the next debate is related to whether it can be amended or not, right? Okay. Amendability. Now amendability is the next important question, whether the preamble can be amended or not. ठीक है जी, ये क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन आखिर आया ही क्यों, इसके आने का मतलब ही क्या है, तो इसका क्वेश्चन लाइक करता है आर्टिकल 368 में. Article 368, right? If you read Article 368, अच्छा, Article 368 is related to what? It is related to Constitution Amendment. Constitution Amendment. It is related to Constitution Amendment. ठीक है जी, clear? Now, अगर आप आर्टिकल 368 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, बाय दिस आर्टिकल, बाय द प्रोसीजर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल, वी कैन अमेंड, व्हाट वी कैन अमेंड, सी, वी कैन अमेंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोविजंस का मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. दिस कैन बी अमेंडेड, but nowhere in article 368 is mentioned that it can be used to amend the part of the constitution. ये amend करने का कहीं लिखा ही हुआ नहीं है. उसमें लिखा हुआ है कि आप आर्टिकल्स, पॉइंट्स जो है आर्टिकल से उसको अमेंड कर सकते हैं, पार्ट को अमेंड करना कहीं लिखा नहीं है. और जो हमारा ये है प्रियम्बल है, प्रियम्बल में कहीं कोई आर्टिकल तो है नहीं, प्रियम्बल सिर्फ एक सीधा पार्ट है, राइट. तो क्या आप पार्ट को अमेंड कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आर्टिकल नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन इन प्रियम्बल. There is no articles in preamble. Preamble in itself is a part, सिर्फ part without any article, right? So can this part be amended? Because 368 में कहीं पर भी part amendment की बात ही नहीं है, ठीक है. अब यहाँ पर घचपच हो गया, because preamble क्या है? What is preamble? Preamble is a part. It is a part of the constitution. Is it the article of the constitution? No, it is not the article of the constitution. Preamble in itself is a part. Preamble is not article and preamble में article भी नहीं है. There is no article in preamble itself, right? So the question came कि भाई जब ये article है ही नहीं, इसमें article है ही नहीं, तो ये amend कैसे होगा. तो ये मामला गया आपके सुप्रीम कोर्ट के पास में, ठीक है. अब ये कौन सा केस है? अगेन केशवानंद भारती केस, ठीक है. 1973 केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ Kerala, ठीक है. This is the case, and in this case the question was before the Supreme Court whether it can be amended or not. And Supreme Court में Supreme Court ने कहा, the Supreme Court said yes, preamble can be amended, can be amended. अब सवाल दो चीज़. पहली बात,
सुप्रीम कोर्ट ये बोला तो ये सही है क्या? सी वॉट एवर सुप्रीम कोर्ट सेज इज द फाइनल, राइट? द सेइंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इन केस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन का फाइनल अथॉरिटी या अथॉरिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। whenever there is a confusion with respect to constitution, so whatever is the verdict of the supreme court, whatever is the saying of supreme court, interpretation of supreme court, that becomes the final। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया तो ये बात हो गया फाइनल। इसका मतलब कि अब प्रियम्बल अमेंड होगा। लेकिन इसका जस्टिफिकेशन क्या है? आपको जस्टिफिकेशन तो दो। जो क्वेश्चन था इसका तो कोई समाधान निकाला ही नहीं, सीधा उठ के आया बोल दिया कि इट कैन बी अमेंडेड। तो इसका जस्टिफिकेशन आप क्या देते हो? तो इसका जस्टिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया वो देखिए। जस्टिफिकेशन क्या है? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जस्टिफिकेशन के लिए आपको देखना होगा इंडिया और अमेरिका का सिचुएशन। इंडिया एंड यूएसए, टू कंट्री विथ टू डिफरेंट सिचुएशन। क्या है सिचुएशन? देखिए आपको बताएं, इन इंडिया इट इज सेड दैट प्रियम्बल goes hand in hand with the constitution, right? यहाँ बिफोर, यहाँ पर कहा जाता है preamble goes with the constitution। अब ये समझिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही लाइन से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जस्टिफिकेशन दिया अपने वर्डिक्ट को। इन इंडिया इट इज सेड दैट preamble goes with the constitution। In America, it is said preamble goes before the constitution। The constitution, right? Before the constitution मतलब preamble is ahead of the constitution। ahead of the constitution मतलब वो एक उसने एक आइडिया दे दिया, उस आइडिया के बेसिस पे आप यहाँ पर कुछ भी फ्लक्चुएशन करिए वरिए, एक कोर आइडिया बनाकर यहाँ पर जो भी करना है करते चलिए, ठीक है। सो दिस इज प्रियम्बल गोज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द आइडिया इन यूएसए। इन इंडिया इट इज प्रियम्बल गोज विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ही कहा जाता है हैंड इन हैंड रिलेशन। हैंड इन हैंड रिलेशन। सो इन इंडिया preamble has hand in hand relation with the constitution, but the same is not a case in USA। USA में ऐसा नहीं है। अब ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पहले बनाया, वी मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? इंडिया में ऐसा ही हुआ ना, पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या पहले प्रियम्बल? पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद प्रियम्बल बना, राइट? सो वी मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, वी ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन हमने क्या किया? हमने प्रियम्बल इसको समराइज करके एक पेज में प्रियम्बल रेडी कर दिया, ठीक है जी, प्रियम्बल। और ये इस तरीके से समरी बनाया कि जो पूरा लिखा हुआ है उसके इक्वल में होगा, मतलब उसी को अकॉर्डिंगली होगा, है ना? इक्वल का मतलब उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वैसा कोर आइडिया, राइट? सो दैट इज अ इक्वल रिलेशन, और यू कैन से सेम सिमिलर टाइप का छोटा लेवल पे, लेकिन यही आइडिया लिखा हुआ है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल रहे हैं कैन बी अमेंडेड, इसको अमेंड किया जा सकता है। और इमेजिन करिए इसको आप अमेंड नहीं कर रहे हैं, अमेंड नहीं कर रहे, इमेजिन करिए थोड़ा अमेंडमेंट करने के बाद, सीरीज ऑफ अमेंडमेंट के बाद इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होगा कि नहीं? इसमें चेंज हुआ, इसमें आपने अमेंड करके चेंजेस कर दिया ऐसा, और इसमें अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो ये अभी भी वैसे ही रहेगा। तो पहले ऐसा लाइन सेम था, अब ये चेंज हो गया लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, तो इज देयर अ इक्वल रिलेशन? नहीं ना, गलत हो जाएगा, समरी ही मिस्टेक हो चुकी है। तो समरी में मिस्टेक ना हो इसके लिए मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है कि यहाँ पर अमेंडमेंट आपको अलाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये समरी गड़बड़ा जाएगा। बिकॉज समरी आप हमेशा बुक के बेस के ऊपर बनाते हैं। देखिए, और अमेरिका में कैसा है, पहले आपने प्रियम्बल बनाया, राइट, और प्रियम्बल के बेसिस पे फिर बुक बनाया। तो यहाँ पर जब इस तरीके का रिलेशन होता है ना, तो आप एक डॉट बना दीजिए और वो डॉट से ऐसा ऐसा करिए, वो डॉट से ऐसा करिए, वो डॉट से ऐसा करिए, वो डॉट से ऐसा करिए, कुछ भी करिए, डॉट तो वही है। अब आगे का लाइन आपने कुछ भी किया तो इसका और इसका रिलेशन खराब नहीं हुआ है। तो इस तरीके का फ्रेमवर्क होता है। जब आप बोलते हैं ना कि प्रियम्बल गोज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, इन दैट केस व्हेन यू डू एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वोंट बी अ
फ्लक्चुएशन और कॉन्फ्लिक्ट इन द आइडियाज ऑफ द टू डॉक्यूमेंट। बट जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनता है तो एक रिलेशन उसमें बिल्डअप किया जाता है, और प्रियम्बल में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप लगातार अमेंडमेंट करते जाएंगे और लगे हाथ प्रियम्बल में अगर कुछ अमेंडमेंट नहीं होगा तो ये रिलेशन फ्यूचर में जाकर डिस्टर्ब हो जाएगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो इसी जस्टिफिकेशन के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि preamble can be amended in the constitution, otherwise this relation, this entire relation will go disputed, मतलब वो है ना disputed रह जाएगा, वो relation ही पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, so for this not to happen, सुप्रीम कोर्ट सेड कि इट कैन बी अमेंडेड। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, इंडिया के बारे में लिख लीजिए, इन इंडिया प्रियम्बल गोज विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स दैट there is a hand-in-hand relation of preamble with the constitution. An amendment to the constitution not reflected in preamble not reflecting in preamble will disturb the relation, hence preamble must be allowed for amendment hence preamble must be allowed for amendment as and when required, to maintain क्या कौन सा रिलेशन छोड़ेंगे, preamble must be allowed to be amended to maintain relation with the original constitution, या to maintain the relation with the ideas of the constitution. ठीक है, whereas USA का तो preamble goes before the constitution, तो वहाँ पर as such amendability की amendment की requirement नहीं होती है। ठीक है जी, तो डन। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1:30 बजे ले लेते ना, अभी तो 1 ही बजे, 3 बजे तक चलना है, 1:30 को। ठीक है, चलिए नाउ चलिए, now moving to the next heading, next question is whether the constitution can be interpreted in the light of preamble. ठीक है, so the next question or debate was कि can constitution be interpreted in the light of the preamble, ठीक है, preamble को बेस बनाकर, this simply means can the constitution be interpreted by making preamble as the base, क्या preamble को बेस बनाकर हम constitution को interpret कर सकते हैं, this is the question. ठीक है जी, बड़े हो गए। नाउ सी, नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, टू आंसर दिस क्वेश्चन हमें जाना पड़ेगा 1950 में। 1950s में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया था। इन द ईयर 1950 देयर वाज अ केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड दिस केस इज कॉल्ड ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस।
मद्रास केस, ठीक है, ए.के. गोपालन का केस था। नाउ दिस ए.के. गोपालन के केस में हुआ क्या था, पहले देखिए। उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, इफ़ यू नो ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्राइम मिनिस्टर, आई मीन उस समय तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल दीज पीपल, दे वर ऑलवेज अगेंस्ट द ड्रैकोनियन लॉ लाइक रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था, उठाकर जेल में डाल देगा ऐसा करके, बहुत ही ड्रैकोनियन टाइप का। तो दे यूज टू ऑलवेज से कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को हम अपोज कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट इंडिया में व्हेन कांग्रेस विल कम टू पावर वी विल नेवर हैव दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इन इंडिया। इंडिया में हम प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जब इंडिया आज़ाद हो गया, सब चीज़ हो गया, उसके बाद में नेहरू जी प्रधानमंत्री है, कांग्रेस पावर में है, इसी टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाया गया। तो जिस चीज़ को वो अपोज कर रहे थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं बनाएंगे, पावर में आने के बाद बना दिया, ठीक है जी। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन मतलब जेल में डालना, प्रिवेंटिव मतलब आपको प्रिवेंट करने के लिए कि आप कुछ गलत ना करें, राइट, कोई क्राइम ना करे, इसके लिए। अब ये अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को देखेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि गवर्नमेंट इसको एज अ टूल यूज़ करती है अपने ओपोनेंट्स लोगों को प्रेशराइज करने के लिए। मतलब कोई एक आदमी है, उसने कुछ क्राइम किया नहीं है, करेगा नहीं करेगा वो किसी को पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि क्योंकि वो क्राइम ना करे इसके लिए हम उसको जेल में डाल रहे हैं। अब ये क्या बात हुआ? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि गवर्नमेंट अपने ओपोनेंट्स का, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का जनरली आप यूज़ देखेंगे गवर्नमेंट अपने ओपोनेंट्स लोगों के ऊपर यूज़ कर लेती है। कभी जैसे फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में यूज़ कर लो, कोई सोशल एक्टिविस्ट के अगेंस्ट में यूज़ कर लो, कोई अपोजिशन पार्टी वाले लोगों के ऊपर यूज़ कर लो प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसने कोई क्राइम नहीं किया है, बट इंस्टेड फिर भी कहा जाता है कि कहीं ये क्राइम ना करे, इसके लिए उठाकर उसको जेल में डाल रहे हैं, ठीक। हाँ, इसके लिए कोई प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ सस्पिशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन शक के आधार पर किया जाता है, ठीक है। हमें शक है कि आप कुछ गड़बड़ करोगे तो इसके लिए उठाकर जेल में डाल रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट अक्सर इसका यूज़ करती है अपने ओपोनेंट्स लोगों को प्रेशराइज करके उसको जेल वेल में डालने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। नेहरू जी के टाइम पर सबसे भयंकर लेवल पे उनके ओपोनेंट हुआ करते थे ए.के. गोपालन। ये कम्युनिस्ट लीडर थे, राइट। सो ही वॉज अ कम्युनिस्ट लीडर, ये बंदा था कम्युनिस्ट लीडर, ठीक है। अब जैसे ए.के. गोपाल वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ पास हुआ, इनको दिमाग खनका, ये क्या बात है भाई, ये तो अब सीधा सीधा हम ही को उठाकर जेल में डालेगा, उसी चक्कर में है। तो इन्होंने क्या किया, ही इज़ अ पेटिशनर, ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि भाई सबसे पहले तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो गवर्नमेंट ने लाया है, इस प्रिवेंटिव डिटेंशनल लॉ को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो और इसको ख़त्म करो, राइट। तो इन्होंने डिमांड किया पेटिशनर ने कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो आपको एक रीज़न भी तो देना पड़ेगा ना कि क्यों आप बोल रहे हैं कि मैं उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करूं। तो इसने कहा, मतलब इन्होंने कहा ए.के. गोपालन ने कि आप इसको इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो क्योंकि इट गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ लिबर्टी विच इज़ मैंशनड इन प्रियम्बल। प्रियम्बल में लिबर्टी लिखा हुआ है, लिबर्टी का मतलब लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, बोलने की आज़ादी, उस आइडिया के अगेंस्ट में जा रहा है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो उसके अगेंस्ट में प्रियम्बल के, तो भैया इसके लिए आप इसको ख़त्म करो, ठीक है। तो इन्होंने ग्राउंड क्या दिया, गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ लिबर्टी मेंशन इन प्रियम्बल, ठीक है जी, प्रियम्बल। तो इन्होंने ये ग्राउंड दे दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला क्या करता है वो देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए रिमेंबर प्रियम्बल बिकेम द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से ईयर में, 73, केशवानंद भारती केस में। उससे पहले इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन मानते ही नहीं है, तो किसी लॉ को उसके अगेंस्ट में बोल देंगे कैसे, है
है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसी के अगेंस्ट में जाएगा तो हम बोलेंगे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भैया वो सेक्शन ही कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको प्रियम्बल को ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाता है, तो एनीथिंग इफ गोज अगेंस्ट द प्रियम्बल विल यू कॉल इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? नो, बिकॉज प्रियम्बल इटसेल्फ इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उस समय तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था ना 1950 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रियम्बल तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, तो प्रियम्बल के अगेंस्ट में जाओगे तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। सो बिकॉज प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट, तो इसके अगेंस्ट में जाने वाला अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता। ठीक है, पहला चीज़, बिकॉज ऑब्वियसली प्रियम्बल तो पार्ट ही नहीं था, तो प्रियम्बल के अगेंस्ट में गया तो फिर उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे डिक्लेयर कर देंगे? ठीक है जी। हाँ, it because preamble is not the part of the constitution, any law going against the preamble will not be considered to be will not be said to be unconstitutional. ठीक है जी, hence it is not to be said to be it is not said to be an unconstitutional because preamble is not the part of the constitution. Hence any law going against the preamble will not be said to be unconstitutional. उसको हम unconstitutional बोलेंगे ही नहीं। एग्री विद दिस? करेक्ट है? शैल नॉट बी रिगार्डेड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ये, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है अभी आगे और कहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट हुआ नहीं पूरा। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट सिंस प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंस प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, part of the constitution, comma, a law if violates preamble or idea of preamble, if violates the idea of preamble, will not be, is not supposed to be regarded as unconstitutional, is not supposed to be regarded as unconstitutional. ठीक है, नो फिर अच्छा ये A.K. गोपालन यूनियन ऑफ इंडिया केस है, सॉरी यूनियन ऑफ इंडिया केस इसको लिख लीजिए 1950 का। प्रधानमंत्री मोदी की कहानी चल रही है ना। A.K. गोपालन मद्रास से थे, ही वॉज अ कम्युनिस्ट लीडर इन मद्रास। ठीक है, अच्छा now is this clear? Preamble is not the part of the constitution, hence any law going against the preamble obviously cannot be said to be unconstitutional. ठीक है, अब आगे सुप्रीम कोर्ट अब आगे ये कहता है कि इफ़ यू सी, हमारे इंडिया में एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसको कहा जाता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एक सिस्टम फॉलो करते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और एक प्रोसीजर होता है दैट इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, इंडिया फॉलोज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एट दैट टाइम इंडिया यूज्ड टू नॉट फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इनफैक्ट आज भी हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सिर्फ आर्टिकल 21 में फॉलो करते हैं, अदरवाइज इंडिया क्या फॉलो करता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। वी डू नॉट फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में सिर्फ इतना दो चीज़ देखा जाता है, एक, जो भी आपने लॉ बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, राइट। एक आप यहाँ देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, कोई भी बना हुआ लॉ, वेदर द लॉ इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट, दिस इज वन थिंग दैट वी सी। सेकेंड, उसका जो पास करने का प्रोसीजर है वो प्रोसीजर सही प्रोसीजर आपने फॉलो किया है कि नहीं। ठीक है जी, प्रोसीजर आपने फॉलो किया है कि नहीं, ये दूसरा चीज़। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडियन कोर्ट फॉलो नहीं करती है। इंडियन कोर्ट कौन से सिस्टम को फॉलो करती है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो सिस्टम है ये कहता है कि कोर्ट मस्ट नॉट ओनली गो आफ्टर दीज टू थिंग बट ऑल्सो द लॉजिक बिहाइंड द लॉ, लॉजिक या इंटेंशन बिहाइंड द लॉ। देखिए मैं आपको एक बार इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ। टेंशन बिहाइंड लॉ, ठीक है।
देखिए क्या होता है, इफ़ आई एम द कोर्ट, ठीक है, मेरे सामने कोई भी लॉ आएगा, उसको डील करने का, उसकी वैलिडिटी को देखने का क्या तरीका मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो दो तरीका है, एक है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मैं दोनों में से कोई एक ही तरीका फॉलो करूँगा किसी भी लॉ को एग्जामिन करने के टाइम पर, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वैसे ये जापान का कॉन्सेप्ट है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये होता क्या देखिए, अगर कोर्ट, दोनों में से कोई एक ही चीज़ फॉलो कर सकती है, अगर कोर्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो करती है तो सिर्फ ये देखती है कि जो लॉ बना हुआ है वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, पहला चीज़, और दूसरा उसको बनाने के टाइम पे जो प्रोसीजर फॉलो किया वो सही है या गलत है, ठीक है। बस दो चीज़, अगर ये दोनों चीज़ हो गया ठीक है तो लॉ वैलिड है। और अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करती है कोर्ट तो देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, ये तो देखती ही है पहला, दूसरा प्रोसीजर सही फॉलो किया गया है कि नहीं ये भी देखती है, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लॉ के पीछे का इंटेंशन क्या है। लॉ ऐसा बनाया गया है जो एकदम, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर्स लोग हैं ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम करते हैं कि एकदम कैसे बनाएंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उस हिसाब से लॉ बनाया है, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा लॉ बनाया जाता है जो आर्टिकल के अकॉर्डिंगली चल रहा है और किसी आर्टिकल से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। फिर ऐसा लॉ बनाया है जो सही प्रोसीजर फॉलो किया है लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन गलत है, अदानी को प्रॉफिट दिलवा देना है, ठीक है, फार्मर्स लोगों को ख़त्म करके अदानी को प्रॉफिट दिलाना है, जस्ट इमेजिन करिए। तो इंटेंशन कभी कभार ऐसा होता है, जैसे क्लासरूम में रूल्स एंड रेगुलेशन आपके एक मैनेजमेंट वाले ने बनाया, मैनेजमेंट वाले लोग का आपके साथ खुन्नस चढ़ रहा है, ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से दुश्मनी निकालना चाहता है, इमेजिन करिए, ठीक है। तो लॉ ऐसा रूल्स बना दिया है जो रूल्स वैसे फर्स्ट साइट में एकदम सही है, उसने कुछ डिसीजन लिया, वो डिसीजन फर्स्ट साइट में सही है, वो डिसीजन राइट पर्सन ने लिया, द पर्सन हु वाज सपोज टू टेक उसी ने लिया है, लेकिन वो बनाने के पीछे का इंटेंशन गलत है। ऐसा कई बार हो सकता है। अब जब आप लॉ की कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो क्या लॉजिक या इंटेंशन को कोर्ट जज करेगी? तो अगर प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश बाय लॉ है तो इंटेंशन नहीं देखती है, सिर्फ दो ही चीज़ देखती है, और अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाएगा तो इंटेंशन भी देखा जाता है, ठीक है। इंडियन कोर्ट शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया था कि इंडियन कोर्ट को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पावर देंगे, राइट, लेकिन फिर वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये सब खत्म कर दिया, बोला कि नहीं, इंटेंशन मत देखो तुम, क्योंकि कई बार क्या होगा, हम कुछ लॉ बना रहे हैं, तुम्हारी नज़र में उसका इंटेंशन गलत लगेगा, तुम उसको कट डाउन कर दोगे, तो हम इतना मेहनत से लॉ बनाया, तुम्हारे हिसाब से वो गलत लगा तो कट कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए आप इंटेंशन मत देखो, आप सिर्फ ये दो स्टार्टिंग का पॉइंट देख लो कि वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, एंड वेदर इट हैज़ फॉलोड द रिक्वायर्ड प्रोसीजर और नॉट, ठीक है। आप जस्ट सिर्फ सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए ना, जस्ट एक एग्जाम्पल, वैसे गवर्नमेंट का इंटेंशन गलत नहीं था, बट फिर भी हम समझने के लिए, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना है, हम इमेजिन करते हैं कि जो फार्म बिल लाया गया था उसके पीछे मोदी जी का इंटेंशन ये था कि जब तक ये मंडी वंडी सिस्टम रहेगा, लोग वहीं जाकर बेचेगा, वहाँ पर मंडी में जाते हैं, जाकर बेचते हैं, समझिए आप 10 रुपये में माल को बेच देते हैं, 1 किलो चावल आप वहाँ जाकर 10 रुपये में बेच देते हैं, फार्मर वैसा जाके बेचता था। तो मोदी जी ने सोचा कि एक काम करता हूँ, मंडी ख़त्म कर देता हूँ, मंडी हटाकर मैं ओपन मार्केट में बेचने का सिस्टम ला दूंगा, ओपन मार्केट में किसी को भी आप जाकर बेचो तो ज़्यादा में ही बिकेगा, दिस इज़ इंटेंशन। लेकिन इसके पीछे एक और इंटेंशन है कि ओपन मार्केट में अपना एक भारी पार्टी को ला देता हूँ, अदानी साहब रहेंगे और अदानी साहब का ही पूरा चलती रहेगा, वही पूरा खरीद लेंगे, दूसरा तो कोई पार्टी नहीं रहेगा, इस तरीके का इंटेंशन। तो अब जब मोदी जी लॉ पास करेंगे तो लॉ होगा इस तरीके से कि हम मंडी इसलिए ख़त्म कर रहे हैं सो दैट फार्मर्स का वेलफेयर हो, ओपन मार्केट में जाओ वेलफेयर होगा, लेकिन ओपन मार्केट में तो प्लेयर एक ही है, सिर्फ अदानी अकेला ही प्लेयर है, दूसरा तो है ही नहीं कोई, तो वो तो और एक्सप्लॉइट कर सकता है, हो सकता है बिहाइंड द कर्टन। लेकिन लॉ में आपने फ्रेमवर्क में क्या लिख दिया कि फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल क्यों? बिकॉज मंडी इज द स्मॉल मार्केट जहाँ पर आप आएंगे, लेकिन ओपन मार्केट अगर रहेगा, मंडी बंद कर दूंगा और ओपन मार्केट खुले जहाँ जाकर बेचना है बेचो, तो उसमें मे भी शायद कंपटीशन और बढ़ेगा, उन लोगों को ज़्यादा पार्टी मिल सकता है, एंड देयर विल बी नंबर ऑफ थिंग बाय विच दे कैन एक्चुअली सेल एंड गेट मोर इनकम। तो लॉ में तो आपने ये शो कर दिया, लेकिन मोदी जी का इंटेंशन कुछ अलग ही चल रहा था,
भाई साहब ये मंडी लॉक कर देता हूँ, बाहर जाओ, बाहर कोई है ही नहीं, अपना अदानी जिंदाबाद, शायद खरीदेगा पूरा, बेचेगा, एक्सपोर्ट करेगा, दबा के कमाई चलते रहेगा। अदानी इधर नहीं आ सकता बिकॉज ही इज़ अ कॉर्पोरेट, है ना, वो कॉर्पोरेट है तो इस मंडी में नहीं आ सकता। तो एक काम करो, अदानी साहब बाहर बैठे हैं ना, इसको लॉक कर देते, सबको बाहर भेज देते हैं, और सबको बोलेंगे ये लॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाहर बेचोगे तो बहुत ज़्यादा कमाई होगा, बाहर बहुत सारे प्लेयर्स है ये। सो कैन यू सी, बोल रहा कुछ और हूँ, इंटेंशन कुछ और है, राइट। लॉ में दिखा रहा कुछ और हूँ लेकिन इंटेंशन कुछ और है। कई बार ऐसा पॉसिबिलिटी होता है, फार्म बिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि कई बार आप लॉ में जो शो कर रहे हैं और इंटेंशन इज डिफरेंट, राइट। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर दिया है? जस्ट टू लुक आफ्टर दी व्हाट इज द प्रोसीजर एंड वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ और नॉट, डोंट गो बिहाइंड द लॉजिक, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर सिर्फ एक ही आर्टिकल में यूज़ किया जाता है, इन आर्टिकल नंबर 21, और वो भी मिला था मेनका गांधी केस के बाद, उससे पहले नहीं था, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये लॉ जो है, यू आर सेइंग गोइंग अगेंस्ट द प्रियम्बल, इसके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशन, बट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? उस टाइम वो था प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। तो बोल रहा है कि जो लॉ है, आप बोल रहे हो वो प्रियम्बल के अगेंस्ट में है, बट प्रियम्बल ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और किसी और सेक्शन के अगेंस्ट में तो है नहीं, तो फिर इसको हम वैलिड बोल देंगे। और अगर नेहरू जी का इंटेंशन गलत भी होगा तो भाई हमारे पास इंटेंशन चेक करने का कोई पावर नहीं है। वी विल जस्ट गो व्हाट इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली, एंड अकॉर्डिंगली दिस इज वैलिड एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। नहीं, अब हाँ, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये इंडिया में यही फॉलो होता है एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 21। सिर्फ 21 आर्टिकल नंबर 21 के केस में हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, अदरवाइज इंडियन जुडिशरी को प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो करना होता है, ठीक है। जब हम आर्टिकल 21 करेंगे उस समय मैं ये आपको डिटेल में फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है। नाउ अब ये जो मामला था सुप्रीम कोर्ट के, इस ही फैसले की वजह से इस केस में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैरो इंटरप्रिटेशन किया था लिबर्टी का, राइट। दिस केस इज वेरी पॉपुलर फॉर नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ लिबर्टी, इंटरप्रिटेशन ऑफ लिबर्टी, ठीक है। दिस केस इज पॉपुलर फॉर नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ लिबर्टी, राइट। नाउ अब आगे चलकर 1960 बेरूबारी यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस आता है। 1960 सुप्रीम कोर्ट के पास आता है एक केस, दैट इज बेरूबारी, हाँ जी, बेरूबारी यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा वर्डिक्ट में चेंज किया, मतलब अपना डिसीजन में चेंज कर दिया। नाउ व्हाट इज दिस? इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी प्रियम्बल है, दिस प्रियम्बल इट opens to the mind of the constitution makers, right? Opens to the mind of constitution makers, mind of constitution makers, right? Constitution makers. Preamble is key to the constitution, key to constitution. See, इन बेरूबारी यूनियन वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यही केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, भले इस केस में भी कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट this particular thing, that preamble is the key to the constitution, because it contains some important keywords, right? और कीवर्ड से आपको एक एक्सेस मिलता है उस आइडिया, उस मेजर आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पास, and by reading the constitution you will read the mind of the constitution makers, right? So because of these thing हम अलाउ करते हैं कि जब कभी भी एम्बिग्यूटी होगी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेनेवर देयर इज एन एम्बिग्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बिग्यूटी होगी, एम्बिग्यूटी का मतलब कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्यूटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, एट दैट टाइम preamble can be used, or preamble will be used, can be used to interpret the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करने के लिए वैसे टाइम पर प्रियम्बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज व्हाट इज द सेइंग ऑफ
सुप्रीम कोर्ट इन रेप बेरूबरी यूनियन के केस में, ठीक है, कि हम उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट रिलेटेड टू दिस वन। इनफैक्ट इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रियम्बल, बिकॉज प्रियम्बल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो क्लियरली मेंशन्ड नहीं है, सी इट इज़ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस प्रियम्बल कैन बी यूज टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरप्रेट करने के लिए। क्यों? बिकॉज प्रियम्बल में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिन वर्ड्स से हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है तो उस माइंड को पढ़कर वी विल ट्राई टू फ्रेमवर्क की फ्रेम की व्हाट दे वर एक्चुअली मीनिंग, व्हाट डिड दे एक्चुअली मीन, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मेक द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड इस में उन्होंने ये भी कहा था कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल ये नाइदर द सोर्स ऑफ पावर है, इज नाइदर द सोर्स ऑफ पावर nor does it limits the power of the legislature। एंड ऐसा क्यों? बिकॉज रीजन क्या है? बिकॉज ये जो प्रियम्बल है इसमें भी कुछ टर्म अनक्लियर है, अनक्लियर टर्म्स है, बिकॉज ऑफ अनक्लियर। देखिए क्वेश्चन सिर्फ ये था कि प्रियम्बल को बेस बनाकर आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नहीं। इन उसमें ए.के. गोपालन के सुप्रीम कोर्ट सेड कि नहीं किया जा सकता। रीज़न क्या है? बिकॉज प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन आप डिक्लेयर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड इंडियन सुप्रीम कोर्ट क्या फॉलो करती है? इट इज़ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड नॉट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड इन दिस थिंग देयर इज़ नो लॉजिक। मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में आप लॉजिक या इंटेंशन को देखते ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यू आर नॉट गोइंग टू लुक एट द लॉजिक एंड हैंस कैनॉट बी इंटरप्रेटेड। लेटर बेरूबारी यूनियन केस में कहा कि प्रियम्बल को बेस बनाकर हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओनली रीजन, उस समय भी इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट फिर भी बोला कि दो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट बिकॉज इट कंटेन्स सम की वर्ड्स and by these keywords we can read the mind of the constitution makers। देखिए आप लोगों ने एक किताब बनाया, राइट, उसी किताब के बेसिस से इस क्लासरूम को रेगुलेट होना है, ठीक है। आप लोगों ने एक बुक बनाया, उस बुक के बेसिस से उस बुक में आपने सब रूल्स लिख दिया है, ठीक है, और उस रूल्स के बेसिस पे ये क्लासरूम को रेगुलेट होना है, ठीक है। अब साथ में आप लोगों ने एक प्रियम्बल भी बनाया, उस प्रियम्बल में सिर्फ की वर्ड्स लिखा जिसमें आपने लिखा है कि डिसिप्लिन, आपने लिखा डेकोरम, आपने लिखा प्रोग्रेस, इस तरीके कुछ की वर्ड्स लिखे हैं। अब जब एक्चुअल में क्लासरूम को मॉनिटर करना था उस समय मैं जब रूल्स से रिलेट करके देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्लासरूम में आए हैं जिसको डील करने से रिलेटेड आपने रूल्स लिखा ही नहीं है। There is no rule mentioned in the constitution, in that particular rule book by which we can actually deal with the new problem, new type of problem। तो उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपका अप्रोच क्या था, आप क्या सोचते, वो मैं उस की वर्ड्स से समझूंगा। फॉर एग्जाम्पल की वर्ड्स में प्रोग्रेस लिखा हुआ है, इसका मतलब यू वांट द क्लास टू प्रोग्रेस, एंड इफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज समवेयर हिंडरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एक्ट इज गोइंग अगेंस्ट योर कोर आइडिया, राइट। सो हैंस मैं उस एक्टिविटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करूंगा। तो आपने जो रूल बुक बनाया उस बुक में तो कुछ मेंशन नहीं था, लेकिन वो जो की वर्ड था, की वर्ड को मैंने बेस बनाकर उसको वैलिडिटी या इनवैलिड है वो सब डिसाइड करना शुरू किया। यही चीज़ कहाँ है बेरूबरी यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में, कि बिकॉज प्रियम्बल वैसे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन इसमें की वर्ड्स है, बिकॉज इट ओपन्स टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, हैंस हम क्या करेंगे, इसको बेस बनाकर कुछ डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसको बेस बनाकर उस लॉ की वैलिडिटी को जज कर पाएंगे, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, क्या उसका वैलिडिटी है, ठीक है जी। बस, सो नाउ वी आर डन विद द थर्ड क्वेश्चन और इसके साथ डिस्कशन वाला पार्ट